Which apparatus is used to perform the soundness test of the cement? कौन सा आएगा इसके अंदर? ली चार्टलियर सेपरेटर. It is used to perform soundness test of cement. इसमें आएगा ली चार्टलियर एपरेटस. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. एक्सप्लेनेशन में क्या है? एक्सपेंशन ऑफ सीमेंट इज मेजर्ड और कंप्यूटेड बाय द साउंडनेस टेस्ट. Soundness means the ability to resist volume expansion and its indication durability. The unsoundness in cement is due to the presence of excess of the free lime then that could be combined with the acidic oxide at the kiln. मेजरमेंट की अगर बात करें the soundness of cement may be determined by two methods named Lee Chatelier methods and autoclave methods. The Lee Chatelier test detect the unsoundness due to free lime only. This methods of testing does not indicate the presence and after effect the excessive of the magnesia. As per the Indian standard specification, if the content of magnesia is greater than 3% in cement, then autoclave test is performed which is sensitive to both lime and magnesia. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है. द टेस्ट विच इज़ नॉट यूज टू मेजर द वर्केबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट इज कॉल्ड. कौन सा टेस्ट है जो वर्केबिलिटी मेजर करने के लिए यूज़ नहीं लिया जाता है? इसमें आएगा ली चार्टलियर. ठीक है, फिर पढ़ लेते हैं ली चार्टलियर के बारे में. ली चार्टलियर टेस्ट इज यूज टू फाइंडिंग द साउंडनेस ऑफ द सीमेंट. वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट की बात करें तो वर्केबिलिटी इज द रिलेटिव ईज विद विच कंक्रीट कैन मिक्सड, ट्रांसपोर्ट, मोल्डेड एंड कॉम्पैक्टेड. We can also say it is energy to overcome friction while compacting. The workability of concrete can be measured during the following method. First आता है slump test. The slump test is measured of consistency or the wetness of the concrete mix. It is suitable or field application, suitable for concrete of high and medium workability. Slump of various type of concrete is measured in mm. नेक्स्ट बात करते हैं कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट के बारे में. इट इज़ मोर एक्यूरेट देन स्लम्प टेस्ट. इट इज़ सुटेबल फॉर द कॉन्क्रीट मिक्स ऑफ मीडियम एंड लो वर्केबिलिटी. इट इज़ सुटेबल फॉर डिटरमाइनिंग वर्केबिलिटी इन लेबोरेटरी. थर्ड आता है बीबी कंसिस्टोमीटर. द टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट रिमोल्डिंग ऑफ कॉन्क्रीट इन सेकेंड आफ्टर प्लेस इन द मोल्ड विथ स्लम्प कोन. इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन सेकेंड. इट इज़ द मेथड यूज टू डिटरमाइन वर्केबिलिटी ऑफ very dry mix with low workability. फोर्थ नंबर पर आता है फ्लो टेबल टेस्ट. बेस्ड ऑन द परसेंटेज फ्लो द वर्केबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट इज डिटरमाइंड. द वैल्यू कुड रेंज फ्रॉम 0 to 150%. पाँचवें नंबर पर आता है कैलीवाल टेस्ट. इट इज़ ए सिंपल फील्ड टेस्ट मशीन दैट डिटरमाइन द डेप्थ टू विच 15 centimeter diameter metal hemisphere weighing and 13.6 kilogram will sink under its own weight into
fresh concrete. Based on the depth of penetration, workability of concrete is determined. नेक्स्ट बात करते हैं कुछ डेटा इनका, जैसे कंसिस्टेंसी टेस्ट, स्लम्प, कॉम्पैक्शन फैक्टर एंड बीवी टेस्ट इन सेकंड्स। बेरी ड्राई की बात करें तो स्लम्प कितना होता है, 0 से लेकर 25 होता है स्लम्प की वैल्यू। ड्राई के लिए 25 से 50 होती हैं, प्लास्टिक के लिए 50 से 100 होती हैं, और सेमी फ्लूइड के लिए 100 से लेकर 150 होती है। कॉम्पैक्शन फैक्टर की बात करते हैं 0.7 से लेकर 0.8 होती हैं, किसके लिए, बेरी ड्राई के लिए। बेरी ड्राई के लिए 0.8 से लेके 0.85 होती हैं, किसके लिए, ड्राई के लिए। 0.85 से लेके 0.85 से लेके 0.95 प्लास्टिक के लिए होती हैं। 0.95 से लेके 1 सेमी फ्लूइड के लिए होती है, किसके लिए, कॉम्पैक्शन फैक्टर की वैल्यू होती है 0.7 से लेके 1 तक। अब बात करते हैं बीवी टाइम इन सेकंड के बारे में। तो 20 से 10 किसके लिए होती हैं, बेरी ड्राई के लिए। ड्राई के लिए 10 से 5 होती हैं, प्लास्टिक के लिए 5 से 2 होती हैं, और सेमी प्लास्टिक के लिए 2 से 0 होती हैं। बात करते हैं द लाइम विच हैज़ हाई कैल्शियम ऑक्साइड कंटेंट। लाइम विच हैज़ हाई कैल्शियम ऑक्साइड कंटेंट and is dependent for setting and hardening solely on the absorption of carbon dioxide from atmosphere is known as the lime which has high calcium oxide content and is depend for the setting and hardening solely on the absorption of carbon dioxide from the atmosphere is known as फैट लाइम। इसमें फैट लाइम आएगा। फैट लाइम का एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं क्या होता है। फैट लाइम कंटेन ए हाई और रिच अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड CaO। जो फैट लाइम होती हैं कंटेन ए हाई अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड अप्रोक्स 93% से लेके 95% के बीच में। क्या होता है फैट लाइम में, कैल्शियम ऑक्साइड। That is why the impurities in the fat lime are as low as lesser than 5%. The lime slack variously due to which its volume increased by 2 to 5 times than its original volume. Hence, it is referred to as fat lime. It possesses a perfectly white color, hence also termed as a white lime. Properties बात करते तो slow setting, high plasticity, soluble in water, vigorous slacking and perfectly white color. इसकी प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती हैं, स्लो सेटिंग, हाई प्लास्टिसिटी, सोल्यूबल इन वाटर, बर्गोस स्लैकिंग, vigorous slacking, perfectly white color. It is possesses a perfectly white color, hence also termed as a white lime. This lime slack vigorously due to the which its volume increased by 2 से लेके 2.5 times original volume. नेक्स्ट चलते हैं टाइप्स ऑफ लाइम की बात करें और उनके यूजेस की बात करें तो ये क्विक लाइम होता है जिसको CaO बोला जाता है। इसका यूज होता है स्टील मेकिंग प्रोसेस के अंदर, किसके अंदर, स्टील मेकिंग प्रोसेस के अंदर, सॉइल स्टेबलाइजेशन के अंदर क्विक लाइम का उपयोग होता है। उसके बाद में आती है फैट लाइम। प्लास्टरिंग एंड अनइम्पोर्टेंट वर्क में इसका यूज होता है, प्लास्टरिंग और अनइम्पोर्टेंट वर्क के अंदर। वाइट वॉशिंग के अंदर इसका यूज होता है। उसके बाद बात करते हैं हाइड्रोलिक लाइम के बारे में। तो ऑल टाइप्स ऑफ मशीनरी वर्क्स टू मेक कंक्रीट विच सेट्स अंडर वाटर आल्सो। ठीक है, टू मेक कंक्रीट विच सेट अंडर वाटर आल्सो हाइड्रोलिक लाइम का यूज होता है। ऑल टाइप्स ऑफ मशीनरी वर्क में यूज होता है। उसके बाद में आता है हाइड्रेटेड लाइम। इसका यूज होता है लाइम मोटार के लिए, प्रोटेक्शन ऑफ अमोनिया गैस के लिए, और पेपर इंडस्ट्री के अंदर हाइड्रेटेड लाइम का यूज़ किया जाता है।
क्विकलाइम का स्टील मेकिंग प्रोसेस के अंदर किया जाता है, सॉइल स्टेबलाइजेशन में किया जाता है क्विकलाइम का उपयोग। उसके बाद में आती है फेटलाइम। फेटलाइम जो होती है प्लास्टरिंग इन अनइम्पोर्टेंट वर्क के लिए, ये वाइट वॉशिंग के अंदर इसका यूज किया जाता है। ऑल टाइप ऑफ मशीनरी वर्क के लिए हाइड्रोलिक लाइम यूज किया जाता है। टू मेक कॉन्क्रीट विच सेट अंडर वाटर आल्सो, इसके अंदर यूज होता है। नेक्स्ट चलते हैं। What is the minimum crushing strength of the granite used in? What is the minimum crushing strength of granite used in? 100 Newton per mm. What is the minimum crushing strength? बात करते, ग्रेनाइट इज एन इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चरल एंड ऑर्नामेंट स्टोन एंड बिकॉज ऑफ इट्स हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी it is extensively used for massive structural work like bridge piers, sea and river walls, dams, and monumental buildings where excessive wear and abrasion is likely to occur. Granite is found in several parts of India with a slight size and mineral that go into its formation. The table which गिवन बिलो सो द क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ वेरियस स्टोन। ग्रेनाइट की जो स्ट्रेंथ होती है 104 से लेके 140 के बीच में होती है। किसकी? ग्रेनाइट की। स्लेट जो होती हैं वो 70 से लेके 210 होती हैं। मार्बल जो होती हैं उसकी 72 होती है। सैंडस्टोन जो होती हैं उसकी 65 न्यूटन पर mm होती है। लाइमस्टोन की 55 होती हैं। लैटराइट की 1.8 से लेके 3.2 होती हैं एंड बेसाल्ट की 153 से लेके 189 होती हैं। क्या? क्रशिंग स्ट्रेंथ इन न्यूटन। एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेंथ रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कोड, द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ व्हेन टेस्ट अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड 11/21/1974 shall be not less than 1000 kilogram per centimeter square. Specific gravity when tested according to Indian standard 11/22/1974 shall not be less than 2.6. The water absorption when tested according to Indian standard 11/24/1974 shall not be more than 0.5%, 0.50% shall not be less than 2.6%. जो है ना, जो इसकी एडिशनल स्ट्रेंथ रिक्वायरमेंट होती है ना, वो क्या होती है कि जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है ना ये 1000 से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो 2.6 से कम नहीं होनी चाहिए। और वाटर एब्जॉर्प्शन जो है वो 0.50 से कम नहीं होना चाहिए। कौन से कोड के अकॉर्डिंग? 11/21/1974। क्या? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। स्पेसिफिक ग्रेविटी 11/22/1974। वाटर एब्जॉर्प्शन 11/24/1974। ये स्ट्रेंथ के पैरामीटर है। ठीक है। As per Indian Standard 456/2000, the permissible limit for sulfates in water, इसमें आएगा 400। सल्फेट की लिमिट 400 ही होती है। Important properties of water for concrete. The pH value must not be less than 6. The presence of salt of magnesium, tin, zinc, copper, and lead caused a reduction in strength. The presence of sugar caused retardation in the setting. Permissible limit for solid as per Indian Standard 456/2000. क्या पढ़ा है इसको दोबारा देखते हैं। द pH वैल्यू मस्ट नॉट बी लेस देन, pH वैल्यू जो है मस्ट नॉट बी लेस देन 6। ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर फॉर कंक्रीट के लिए, जो वाटर हम कंक्रीट में अंदर यूज़ लेते हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होनी चाहिए? प्रेजेंस ऑफ साल्ट ऑफ मैग्नीशियम, टिन, जिंक, कॉपर एंड लेड कोज ए रिडक्शन इन स्ट्रेंथ। ये चीज़ें होती हैं ना, जिंक, कॉपर, लेड, ये रिडक्शन को कम करती हैं। प्रेजेंस ऑफ शुगर कोज रिटार्डेशन इन द सेटलिंग टाइम।
अगर शुगर प्रेजेंस है तो उसके कारण रिटार्डेशन हो सकता है। परमिशिबल लिमिट की बात करते हैं, ऑर्गेनिक की बात करते हैं तो ये 200 मिलीग्राम पर लीटर होनी चाहिए परमिशिबल। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक जो 3000 मिलीग्राम पर लीटर होना चाहिए। सल्फेट की बात करें SO3 वो 400 मिलीग्राम पर लीटर होना चाहिए। क्लोराइड की बात करें तो 2000 मिलीग्राम फॉर कॉन्क्रीट वर्क नॉट कंटेनिंग एम्बेडेड स्टील एंड 500 मिलीग्राम पर लीटर फॉर रिइंफोर्समेंट कंक्रीट वर्क के लिए। अगर RCC वर्क नहीं है तो आप 2000 मिलीग्राम पर लीटर ले सकते हो, और अगर RCC एम्बेडेड है तो 500 मिलीग्राम पर लीटर यूज लोगे। सस्पेंडेड सॉलिड के लिए 500 मिलीग्राम होगा। सस्पेंडेड सॉलिड के लिए 2000 मिलीग्राम पर लीटर। कितना सस्पेंडेड सॉलिड के लिए 2000 मिलीग्राम पर लीटर। Which of following is not a function of sand in mortar? Which of following is not a function of sand in mortar? मोटार के अंदर इनमें से कौन सा फंक्शन सैंड का नहीं है? प्रोवाइडिंग स्ट्रेंथ, रिड्यूसिंग द कंजम्पशन ऑफ द सीमेंट, रिड्यूसिंग श्रिंकेज, रिड्यूसिंग द सीमेंट ऑफ टाइम। प्रोवाइडिंग स्ट्रेंथ, सैंड का काम स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का नहीं है। देख लेते हैं। फंक्शंस ऑफ एग्रीगेट इन मोटार। यूज्ड ऑफ एग्रीगेट इन मोटार डज नॉट एड एनी स्ट्रेंथ टू इट but help in readjusting its strength, which can be achieved by increasing or decreasing its proportions. Use of aggregate in mortar divided the paste of binding material into a number of layers, thereby increases the area over which it can be applied. Use of aggregate in mortar help in increasing its volume or decreasing its cost. The use of aggregate in mortar reduce the tendency of shrinkage, thereby avoid the tendency of the development of its crack in it. Use of aggregate in mortar help in uniform setting by letting the gases and heat escape from its formed during the hydration, thereby avoid the tendency of development of crack in it. मिस्टेकन पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। सेंड अलाउ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमोसफेयर टू रीच द सम डेप्थ इन केस ऑफ लाइम मोटार एंड देयर बाय इम्प्रूव देयर स्ट्रेंथ, इम्प्रूव देयर सेटिंग कैपेबिलिटी। Which of following specifications are not correct with reference to the brickwork? Brickwork shall be done in such a way that all joints are full of mortars. इनमें से कौन सा नॉट करेक्ट है ना, कौन सा करेक्ट नहीं है? तो ये भी करेक्ट है। फॉर ऑल एक्सपोज्ड ब्रिक वर्क डबल स्कैफ फोल्डिंग हैविंग 2 sets of vertical supports shall be provided. Brick required for a brick masonry with mud mortar need not to be shocked. तो इसमें कौन सा आएगा? नन ऑफ दीज। ब्रिक वर्क स्पेसिफिकेशन के बारे में पढ़ लेते हैं हम अपन। Classification. The brickwork shall be classified according to the class designations of brick used. मोटार की बात करें तो लाइम मोटार shall not be used where reinforcement is provided in brickwork. मोटार लाइम मोटार shall not be used where reinforcement is provided in brickwork. Shocking of bricks की बात करते हैं। Bricks shall be soaked before use for a period for the water to just penetrate the whole depth of the brick. The brick required for masonry work using mud mortar shall not be shocked. The shocked brick should be removed from the tank sufficiently earlier so that at the time of laying they are skin dry. लेइंग की बात करते ब्रिक सेल बी लेड इन इंग्लिश पॉन्ड अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड।
For brick in half brick wall, bricks shall be laid in stretcher bonds. Half or cut bricks shall not be used except as closure where the necessary to complete the bond. Joints shall be fully filled and packed with the mortar such that no hollow space are left inside the joint. Curing की बात करें तो brick work shall be constantly kept moist on all faces for minimum periods of 7 days. Scaffolding, single scaffolding may be provided where the plastering, pointing and other finishing has been indicated. Double scaffolding is generally used for the stone masonry, so it is also called the mason scaffoldings. In a stone wall, it is hard to make hole in the wall to support put logs, so two row of scaffoldings are constructed to make it strong. Next आता measurement. Brickwork shall be measured in a cubic meter unless otherwise specified. Dimensions shall be measured correct to the nearest 0.01 meter is that 1 centimeter. Area and volume shall be measured correctly to the nearest 0.01 meter square and 0.01 meter cube respectively. Before testing, setting time of cement, what should be the test? Before testing settling times of cement, what should one test for? Before testing setting time of cement, what should one test for? Consistency. Before testing before testing setting time of cement, अजीब ही क्वेश्चन है. सीमेंट के सेटिंग समय का टेस्ट करने से पहले कौन सा टेस्ट किया जाना चाहिए है? तो कंसिस्टेंसी होएगा ना. Consistency of cement. The standard consistency of cement paste is defined as the consistency which will permit the briquette plunger or penetrate to a point 7 to 5 to 7 mm from the bottom of the briquette molds. Briquette apparatus is used to find the consistency of the cement. Fineness of the cement की अगर बात करें, कितना टाइम हो गया? Fineness of cement की बात करें, the fineness of cement is measure of the size of particles of the cement and is expressed in terms of specific surface area of the cement. The fineness of cement is measured as percentage of weight retained on 19 microns. Indian standard sieve over the total weight of the sample. It measured by using the sieve analysis test and air permeability test. Fineness of cement. The fineness of cement is measure of the size of particle of the cement and is expressed in terms of the specific surface area of cement. The fineness of cement is measured as the percentage of weight retained on 19 micron ISU over the total weight of the sample. It is measured by the using sieve analysis test and air permeability test. Characteristic strength की बात करते हैं. The characteristic strength is defined as the strength below which not more than 5% or 5% of the test results are expected to fall. Concrete is graded on the basis of characteristic compressive strength 150 mm size of cube at 28 days and expressed in Newton per mm square. The grade are designed by the one letter M and the number from 10 to 80 indicating the characteristic compressive strength Newton per mm square. Soundness of the cement. Soundness of the cement. The soundness of cement refer to the stability of the volume change in the process of settling and hardening. If the volume change in unstable after setting, the hardening and concrete structure will crack, which can affect the quality of buildings or even cause serious accidents known as poor dimension stability. Le Chatelier methods and autoclave methods are used to find
soundness of the cement. Setting times of the cement. There are main two types of setting time: initial setting time and final setting times. For ordinary Portland cement, initial setting time is 30 minutes and final setting time is 10 hours. किसके लिए? There are mainly two types of setting time: initial setting times and final setting times. Expansions की बात करें, before testing of cement times, settling times of cement, we should test for consistency of cement because water added to the fine setting time is 85% of the total standard consistency. Before testing the setting time of cement, we should test for consistency of cement because water added to find setting time is 85% of the total standard consistency. What is the name of wooden plank or slab of concrete or stone usually provided at the bottom of an entrance door? Threshold. What is the name of wooden plank? क्या पूछ रहा है? Name of wooden plank or slab of concrete or stone जो यूज किया जाता है बॉटम ऑफ द एंट्रेंस ऑफ द डोर. जो बॉटम जो डोर है इसके एंट्रेंस पे यूज किया जाता है. ये कौन सा स्टोन होता है? इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड. बात कर लेते हैं पार्ट ऑफ डोर के बारे में. जंप क्या होता है? दीज आर द वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑन each side of a door to which door get fastened to the frame with the help of screw or nails. Sill की बात करें, sill is a bottom component of the door frame. It is part of the door that gets sealed and fastened to the floor. Threshold की बात करें, the wooden plank or slab of concrete or stone usually provided at the bottom of an entrance door is called thresholds. Casing. Casing is a trim is designed to hide the gap between window or door frame and the surface of interior walls. Frame की बात करें, side jambs, head jambs and mulls are the part that make up the frames. Mull की बात करें, the line between the two pieces of the door or window is called mull or mullion. ठीक है, तो आपको समझ में आ गई क्या क्या चीज़ें होती है. जंप क्या होती है? दीज आर द वर्टिकल कंपोनेंट्स. Mullions. These are the vertical components of each side door, which door get fastened to the frames. नेक्स्ट चलते हैं. आप समझ लेते हैं. ये पूरा डोर रहा आपके सामने. ठीक है, सबसे पहले बात समझ लेते हैं ये इसके बारे में. ये जो फ्रेम है ये क्या है? इसको बोला जाता है केसिंग्स. ये केसिंग्स होती हैं. ठीक है, ये जो नीचे का जो होता है ये वाला अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था हमने, जिसको थ्रेशोल्ड या सैडल बोला जाता है. ये जो हॉरिजॉन्टल नीचे का पार्ट्स होता है. ठीक है, ये जो वर्टिकल पोस्ट होता है इसको जैम बोला जाता है. जंप. ठीक है, ये इसको स्टॉप बोला जाता है. ये हिंज होती हैं, इनको हिंज बोला जाता है. ठीक है, ये तो किसकी बात हो गई? फ्रेम की बात हो गई. अब मूवेबल पार्ट के बारे में बात कर लेते हैं. इसको बोला जाता है बॉटम रेल, इसको बोला जाता है टॉप रेल. ठीक है, ये जो होते हैं इनको पैनल्स बोले जाते हैं. ठीक है, ये जो होता है दोनों पैनल्स के बीच में
इसको बोला जाता है लॉक रेल। ठीक है, इसको लॉक सेट बोला जाता है जो यहाँ पे लगती हैं। उसके बाद में ये जो स्टाइल लगती हैं इसको लॉक स्टाइल बोला जाता है, जो आगे की साइड होती हैं। और ये जो मिड में जो होती हैं ये, इसको बोला जाता है फर्स्ट मूलियन। ठीक है, द लाइन बिटवीन द टू पीस ऑफ वुड और विंडो, लाइन बिटवीन द टू पीस ऑफ ए डोर, लाइन बिटवीन टू पीस ऑफ डोर, ये तो टू पीस ऑफ डोर के बीच में जो होता है उसको मूलियन बोला जाता है। उसके बाद में आती है कॉर्नाइस। कॉर्नाइस क्या होती है? इट इज़ डेकोरेटेड पोर्शन प्रोवाइड एट द टॉप ऑफ द वॉल टू प्रोटेक्ट द वॉल फेस, जिनको कॉर्नाइस बोला जाता है। रिवील क्या होता है? द आउटर साइड ऑफ द डोर, द आउटर साइड ऑफ द डोर फ्रेम इज कॉल्ड रिवील। रिवील बोला जाता है आउटर साइड ऑफ द डोर को। एंड अब 30 मिनट वीडियो।